हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन को। आज से अपने इस चैनल पे हम नाउन की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसमें हम नाउन को बेसिक से लेके और बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में ये जैसे कि हमारा क्लास 1 है, लेक्चर 1 है, तो इसमें तो केवल हम इंट्रोडक्शन को ही देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, केवल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल में नाउन क्या है और उसके काइंड्स क्या होते हैं। जो भी बेसिक बातें हैं नाउन के रिगार्डिंग, उन सारी बातों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास इसकी आने वाली है उसमें हम उससे शुरू करेंगे हम नाउन्स के रिगार्डिंग जो भी रूल्स होते हैं। तो पहला क्लास तो हमारा इंट्रोडक्शन का है और उसके बाद हम आगे की क्लासेस में क्या डिस्कस करेंगे, रूल्स को डिस्कस करेंगे और जितना हो सकेगा हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल मैं लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को और हम टारगेट करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाउन होता क्या है। ठीक है, सो नाउन क्या है। नाउन एक ऐसा टर्म है जिसको आप नेम करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक नेमिंग टर्म है। या अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो नाउन क्या है, नाउन इज़ जस्ट अ नेम। नाउन क्या है, एक नेम है या फिर नाम है अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। अब ये नाम जो है किसी का भी हो सकता है। ये नाम किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है। ठीक है, किसी का भी नाम हो, लेकिन अगर नाम है तो वो क्या होगा, नाउन का होगा। अब ये चीज़ें तो चलो ऐसी होगी जो कॉन्क्रीट है, मतलब कि जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट। लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, जैसे मान लो कि किसी फीलिंग का नाम हो, है ना, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया। तो ये सब भी क्या है, चाहे फीलिंग का ही नाम क्यों ना हो, है तो वो भी नाम ही। तो किसी भी चीज़ का नाम हो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन। इसकी डेफिनेशन भी हम बचपन में पढ़ते हैं कि अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो ओवरऑल क्या है, चाहे पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे थिंग का हो, ओवरऑल क्या है, ये एक नाम है, नेम है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है कि काइंड्स क्या होते हैं नाउन के। ठीक है, अब क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको अधिकतर चीज़ें पता ही होंगी। तो मैं और एक तरह से रिकैप या रिवाइज़ आपको करा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी वो एक्चुअल में क्या थी। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं आपको मालूम ही होगा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन एंड दे आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए एक एक करके इन्हें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो प्रॉपर नाउन होता है ये किसी इंडिविजुअल का नाम होता है। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल का मतलब है कि किसी एक ही का, वन का। कैसे, इसका मतलब भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पर्सन है जिसका नाम है राहुल। ठीक है, तो क्योंकि ये किसी एक ही पर्सन का नाम होता है, ऐसा तो नहीं कि 4-5 पर्सन के ग्रुप को हम राहुल कहते हो, वो किसी एक ही का नाम होगा। जैसे मैंने कहा रामायणा, तो रामायणा क्या है, किसी एक ही बुक का नाम है। ऐसा तो है नहीं कि 4-5 बुक के कलेक्शन को रामायणा कहते हैं। और जैसे हो गया हमारा ताजमहल। ठीक है, ताजमहल भी किसी एक बिल्डिंग का नाम है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक बिल्डिंग का नाम ही ताजमहल होता हो। ठीक है, तो जो किसी एक ही का नाम होगा, किसी इंडिविजुअल का नाम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। वहीं पे कॉमन नाउन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा नाम जो कॉमनली यूज़ किया जाए, है ना, यानी कि किसी क्लास के लिए, यूँ कह सकते हैं कि पूरी पूरी जाति के लिए। क्लास का मतलब यहाँ पे क्या है, जाति। जैसे मान लीजिए राहुल था, है ना, ये नाउन है राहुल। तो राहुल के लिए अगर मैं कॉमन नाउन यूज़ करूँगा तो क्या हो सकता है, ये बॉय भी हो सकता है और ये ह्यूमन भी हो सकता है, क्योंकि राहुल ह्यूमन भी है साथ साथ बॉय भी है।
अब जितने भी लड़के होते हैं सबको हम क्या कहेंगे, बॉय कहेंगे, लेकिन हर एक लड़के को हम राहुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये पूरी क्लास का नाम हो गया। ऐसे जैसे रामायण आता, रामायण क्या है, रामायण एक बुक है, तो सारी बुक्स को बुक कहेंगे क्योंकि ये एक कॉमन नाम है, लेकिन सारी बुक्स को रामायण नहीं कहेंगे। वैसे ही जैसे ताजमहल था हमारा, ताजमहल क्या है, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, तो कॉमन नाउन उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा। लेकिन सारी बिल्डिंग्स को हम ताजमहल नहीं कहते, लेकिन सारी बिल्डिंग्स को हम बिल्डिंग कहेंगे क्योंकि बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग के लिए एक कॉमन नाम है, सबके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो कॉमन नाउन क्या हुआ, जो पूरी की पूरी कास्ट को, पूरे के पूरे एक ग्रुप, बहुत बड़े ग्रुप को या जाति के लिए एक ही जो कॉमन नाम यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। इसके बाद अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन, ये जो कलेक्टिव वर्ड आया, ये आया हमारा कलेक्शन से। ठीक है, तो कलेक्शन के नाम को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब कलेक्शन में सीधी सी बात है कि ये एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, कलेक्शन में एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो हम ये मान सकते हैं कि ये ग्रुप का नाम होगा, है ना, छोटे से ग्रुप का नाम क्या रहेगा, कलेक्टिव नाउन रहेगा। जैसे मान लीजिए क्लास हो गया, तो क्लास क्या है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अब क्लास रूम अलग चीज़ होती है, कई बार हम क्लास रूम को भी क्लास कह देते हैं, लेकिन क्लास बच्चों से है, क्लास रूम खाली होगी तो तब उसे क्लास नहीं कहेंगे। स्टूडेंट्स तो अगर पेड़ के नीचे भी बैठे हैं, क्लास रूम के अंदर नहीं भी बैठे हैं, तो भी वो क्लास ही कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए फ्लीट हो गया, है ना, जो शिप होते हैं उनके शिप्स के कलेक्शन को या शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। जैसे कि आर्मी हो गया, है ना, आर्मी आपके सोल्जर्स की भी हो सकती है, आर्मी एंट्स की भी होती है। तो ओवरऑल क्या है कि एंट अगर मैं देखूं तो एंट पूरा कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप एक कलेक्शन देखेंगे एंट्स का छोटा सा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्मी कहेंगे। ठीक है, ऐसे क्लास हर एक स्टूडेंट को स्टूडेंट कह देते हैं, तो वो तो कॉमन नाउन हो गया उसके लिए। लेकिन एक तरह, एक छोटा सा ग्रुप जो एक टाइम पे एक ही पढ़ाई कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। इससे अगला हो गया मटेरियल नाउन। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि थिंग्स के नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, लेकिन जितनी भी थिंग्स होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो किसी ना किसी चीज़ की बनी होती हैं, जिस मैटर की बनी होंगी, जिस सब्सटेंस की बनी होंगी। ठीक है, आप सब्सटेंस कह लो या फिर मैटर कह लो, तो जिस भी सब्सटेंस या मैटर से वो बनी होती हैं, तो उस सब्सटेंस या मैटर के नाम को आप क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। सपोज दैट, जैसे हमने बात की थी बुक की, तो बुक किससे बनी होती है, पेपर से, तो पेपर क्या हुआ, उसका मटेरियल या मटेरियल नाउन। या मान लीजिए जैसे कि जो हमारे जो कपड़े होते हैं वो किसके बने होते हैं, क्लॉथ के बने होते हैं। सपोज दैट शर्ट है, पैंट है, ये सब किसके बने होते हैं, क्लॉथ के। ऐसे ही जो फर्नीचर होता है वो बना होता है वुड का, या जो गहने होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो किसकी बनी होती है, गोल्ड की। तो ये सब मटेरियल्स के नाम हैं, तो ये सब क्या हो गए, मटेरियल नाउन। लेकिन इसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, इससे पहले कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करें, ये बात हम समझ लेते हैं कि अब तक जितने भी चारों हमने देखे हैं, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, चाहे वो कॉमन हो, कलेक्टिव हो या मटेरियल हो, ये सब कैसे होते हैं, ये सब होते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन का मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इस दुनिया में जिनका अस्तित्व होता है। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये वो वस्तुएं हैं जो हमें अपने चारों तरफ दिखाई देती हैं, या फिर जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, मतलब जिन्हें छू भी सकते हैं, हम इन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन जो कॉन्क्रीट नहीं है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जो एक्चुअल में होते ही नहीं हैं, उन नामों को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने कह दिया हैप्पीनेस, ठीक है, तो हैप्पीनेस क्या हो गया, एक फीलिंग का नाम हो गया। लेकिन फीलिंग को हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है। अब मान लो अगर आप किसी को खुश होता हुआ देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको उसकी स्माइल दिखाई देगी, हो सकता है लाफ्टर दिखाई दे, है ना। अब ये लाफ्टर जो है, लाफ्टर भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि दरअसल आपको हंसी नहीं दिखाई दे रही है, आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है।
तो वो साउंड है। लाफ्टर मतलब फिज़िकली एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या नहीं कहेंगे, किसी भी बाकी के 4 कैटेगरी में हम उसे ले नहीं सकते। वो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मान लो पॉवर्टी हो गया, गरीबी। अब गरीबी एक स्टेट का नाम है, एक दशा का नाम है, जिसमें पैसा कम हो या बिल्कुल ना हो उसे कहेंगे पॉवर्टी। ऐसे ही आपका हो गया जैसे कि ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्टी एक क्वालिटी का नाम है ना। आप इन सब चीज़ों को देख नहीं सकते। कई बार हो सकता है कि हम इन्हें फील कर पाएँ, लेकिन हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन्हें फील भी ना कर पाएँ। अब किसी के अंदर ऑनेस्टी आप कैसे फील करेंगे, या किसी की गरीबी आप कैसे फील करेंगे। अगर मान लो एक गरीब आदमी किसी से अच्छे कपड़े मांग के पहन ले, या एक अमीर आदमी और फटे पुराने कपड़े पहन ले, तो हम फील तो नहीं कर पाएंगे उसकी अमीरी या गरीबी को। या कोई हंस रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी हो सकता है कि वो उसकी हंसी नकली भी हो सकती है ना। जैसे एक्टर्स हंसते हैं या रोते हैं, तो क्या वो हमेशा दिल से थोड़ी खुश होते हैं, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और जैसे जैसे आप इस लेसन में आगे मेरे साथ बढ़ेंगे, या हम लोग आगे साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, नए नए वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, तो हम इस बात को धीरे धीरे और क्लियरली समझ पाएंगे कि एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। सो ये हमारे 5 काइंड्स हो गए: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ नाउन के बारे में। देखिए, नाउन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब ये है कि नाउन बना किस किस चीज़ों से है, या हम ये कह सकते हैं कि नाउन में क्या क्या चीज़ें होंगी, हमें नाउन के अंदर क्या क्या दिख सकता है। तो देखिए, हमें 3 चीज़ें दिख सकती हैं। एक तो दिखेगा नंबर, एक दिखेगा जेंडर, एक दिखेगा केस। देखिए, नंबर और जेंडर ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो कि आपको हमेशा दिखेंगे। केस जो है डिपेंड करता है यूज़ पे, कि किस तरह से यूज़ किया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि किसी नाउन का केस क्या होगा। लेकिन नंबर और जेंडर आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे ही। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए, नंबर जो होते हैं हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा, एक तो होता है सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर। दूसरा होता है हमारे पास प्लूरल नंबर। तो 2 ही नंबर है हमारे पास इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो सिंगुलर वर्ड आया, ये सिंगल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड आपको दिखाई देगा। तो सिंगुलर का मतलब क्या है, जो केवल एक ही को दिखाए। और जो मोर देन 1 हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम प्लूरल। अब सपोज दैट आपके पास एक नाउन लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय एक को दिखा रहा है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन इसका प्लूरल लिखना है तो क्या होगा, बॉयज़। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा कि एस या ई एस लगा के हम क्या करते हैं, प्लूरल बना रहे होते हैं। अलग अलग रूल्स भी नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए होते हैं, तो हम उन रूल्स को भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। पर फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है नंबर, वो 2 तरह क्या होता है। एक होता है सिंगुलर, जो नंबर में जब 1 होगा नाउन तो उसको दिखा रहा होगा, और प्लूरल दिखाएगा जब नाउन नंबर में 1 से ज़्यादा होगा। इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ जेंडर। जेंडर हिंदी में हम जेंडर को कहते हैं लिंग। ठीक है, अब देखा जाए तो जो जेंडर है वो 2 ही होते हैं। ठीक है, हमें मेल फीमेल के बारे में हम जानते हैं। तो जो मेल को दिखाएगा हम उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम उसे, मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन जो फीमेल्स को दिखाएगा, ठीक है, तो फीमेल वर्ड से ही आता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर दिखाएगा मेल्स को, फेमिनाइन जेंडर दिखाएगा फीमेल्स को। इसके अलावा एक जेंडर होता है हमारा कॉमन जेंडर। कौन सा, कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर में हमारे वो नाउन आ रहे होते हैं जिनका कोई जेंडर तो होगा,
है ना। मैस्कुलिन या फेमिनाइन, कोई ना कोई मेल फीमेल में से कोई ना कोई एक जेंडर तो उनका होना ही चाहिए, लेकिन उस नाउन को पढ़ के ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि वेदर दैट नाउन इज़ मेल और फीमेल, है ना। जैसे कि मैंने लिखा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट तो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है ना, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो इसको पढ़ के सिर्फ मैं स्टूडेंट को पढ़ के ये नहीं बता सकता कि वेदर स्टूडेंट इज़ मेल और फीमेल। तो मैस्कुलिन होगी या फेमिनाइन होगी, ये तो बात तय है, मतलब स्टूडेंट या तो लड़की होगी या लड़का होगा, लेकिन स्टूडेंट पढ़ के हमें नहीं पता चल पा रहा। ऐसी अगर मैं कहूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर भी मेल फीमेल हो सकती है। सो डॉक्टर शब्द को पढ़ के, इस नाउन को पढ़ के हमें पता नहीं चल पा रहा कि इसका एग्जैक्ट जेंडर क्या होगा, तो इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। इसके अलावा जो लास्ट और फोर्थ और लास्ट जेंडर है हमारा, ये होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। कौन सा? न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर कैसा जेंडर होगा? न्यूट्रल जेंडर में आपके ऐसे नाउन आ रहे होंगे जिनका कोई जेंडर होता ही नहीं है ना, जिनका कोई जेंडर होगा ही नहीं। और उसमें क्या चीज़ें आएंगी आपकी? नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स का कोई जेंडर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ना। भले ही हम हिंदी में और जेंडर्स दिखा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, थोड़ा इस चीज़ को टेक्निकल रखा गया है। और क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स का कोई जेंडर हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, तो उनको कोई जेंडर दिया भी नहीं गया, तो उनको कह दिया है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। अब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था ये वर्ड बॉय, मैंने क्या बताया था कि आपको जब कोई नाउन दिया रहेगा तो आपको दो एलिमेंट हमेशा दिखेंगे। अब जब मैं बॉय को ही डिस्कस करूं, तो बॉय में देखो आपको नंबर भी दिख रहा है कि क्या है, सिंगुलर नंबर है, और साथ ही साथ आपको उसका जेंडर भी दिख रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, सिंगुलर नंबर है और मैस्कुलिन जेंडर है, तो ये आपको हमेशा दिख जाएंगे। लेकिन जो तीसरा हमारा एलिमेंट है विच इज़ केस, ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी नाउन को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सेंटेंस में जब तक आपको नाउन नहीं दिखेगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि उसका केस क्या है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला जो केस होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव। कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी नाउन को सब्जेक्टिव केस में हम तब कहेंगे जब वो सब्जेक्ट का काम करे। ठीक है, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्योंकि ये बात तभी समझ में आएगी। जैसे मैं कहता हूँ राधा इज स्टडीइंग, राधा पढ़ रही है। अब इस सेंटेंस में मुझे सिर्फ एक बात बताइए आप कि ये जो नाउन है राधा, ये क्या है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट है ना। इस सेंटेंस में क्या है? ये सब्जेक्ट है। और अगर कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन से केस में है? वो सब्जेक्टिव केस में है, या यूँ कह लीजिए कि नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो नाउन सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा काइंड देख लेते हैं केस का, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। अब किसी नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में तब कहा जाता है जब ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका? ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं कहता हूँ शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट है, और इस सॉन्ग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सॉन्ग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब जो सॉन्ग है ये आपका नाउन भी है। सॉन्ग क्या है? नाउन है। और किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो मैं क्या कहूँगा कि सॉन्ग इस सेंटेंस में किसका काम, और कौन से केस में? ये ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा
तो सब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, इसके बाद तीसरा काइंड देखते हैं विच इज़ पॉजेसिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस। अब जो पॉजेसिव वर्ड आया है ये हमारा आया है पोजेशन से। किससे? पोजेशन से। अब पोजेशन के दो मीनिंग है यहाँ पे। पॉजेसिव केस पोजेशन को दिखाएगा और पोजेशन दो अर्थ दिखाएगा। एक तो दिखाएगा रिलेशन, ठीक है, एक तो दिखाएगा रिलेशन और दूसरा दिखाएगा पोजेशन। अच्छा, पोजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। पोजेशन का मतलब क्या होगा? अधिकार। और रिलेशन का मतलब तो संबंध है ही, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इसके दोनों ही एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देखिए ज़रा, मान लीजिए मैं कहता हूँ बुक ऑफ हर्षित, ठीक है, और वहीं पे मैं कहता हूँ फादर ऑफ हर्षित। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एकदम से पॉजेसिव केस यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक नाउन ये है और एक नाउन ये है। ठीक है, ऐसे ही पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में देखें तो फादर एक नाउन है और हर्षित एक नाउन है। तो मैं बुक का हर्षित से क्या दिखा रहा हूँ? रिलेशन दिखा रहा हूँ, सॉरी पोजीशन दिखा रहा हूँ कि इस बुक पर अधिकार है हर्षित का, क्योंकि उसका उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके रिश्तेदार है। लेकिन फादर जो है, फादर जब मैं कह रहा हूँ हर्षित, फादर ऑफ हर्षित, तो उस कंडीशन में मैं पहले वाले नाउन से दूसरे वाले नाउन का रिलेशन दिखा रहा हूँ। तो इस बात को कहने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। मैं कहूँगा हर्षित्स बुक, ठीक है, तो ये पॉजेसिव केस हुआ। यहाँ पर मैंने कहा हर्षित बुक, जब मैं कहता हूँ हर्षित्स बुक तो मैं क्या दिखा रहा हूँ? पोजीशन दिखा रहा हूँ, बुक पे हर्षित का पोजीशन। लेकिन जब मैं कहता हूँ हर्षित्स फादर तो मैं फादर के साथ उसका क्या दिखा रहा हूँ? रिलेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपको एक कॉमा जैसा दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसे क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी। और अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा के हम क्या करते हैं? पॉजेसिव केस बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन में चेंज नहीं होता, वो जैसा होता है वैसा ही रहता है। सिंगुलर प्लूरल जैसा भी होगा लेकिन चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं करते। लेकिन पॉजेसिव केस के लिए हमें कुछ अलग दिखाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी के बाद हम लिखेंगे नाउन और अपोस्ट्रोफी के बाद क्या लगा देंगे? एस। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे? उसका पॉजेसिव केस बना देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो तीन केस है हमारे, यही तीन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अपोजिशन का हम एक केस देखते हैं, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए रेड कलर ले लेते हैं। तीन इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। एक तो आपका हो गया नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस जो कि आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस भी कहलाता है। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा हो गया आपका पॉजेसिव केस। ठीक है, इसके अलावा दो और हो सकते हैं या होते हैं, पर इन तीनों को ध्यान रखना कि ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर हम इन्हीं को यूज़ करते हुए हम देखेंगे, यही हमें अपना चारों तरफ ज़्यादातर दिखाई देंगे। एक केस होता है अपोजिशन का।
ठीक है, अपोजिशन, इसे कह सकते हैं हम नाउन इन अपोजिशन। क्या कह सकते हैं? नाउन इन अपोजिशन भी हम इसे कह देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? नाउन इन अपोजिशन का मतलब है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जब हम बातचीत करते हैं तो किसी नाउन का हमने जिक्र किया। मान लिया आपने कहा कि कल राहुल आ रहा है, लेकिन सामने वाले को मालूम ही नहीं है कि राहुल है कौन, तो आप क्या कहेंगे? राहुल माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो राहुल है और जो माई ब्रदर है वो दोनों कौन है? सेम है, एक ही नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाला नाउन आया है ये क्या किस लिए यूज़ हुआ है? ताकि इस पहले नाउन की आपको क्या मिल सके? एक बेटर क्लैरिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये है कौन। दरअसल ये जो नाउन बाद में जो नाउन आया है वो पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि वो है कौन। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बीच में कॉमा लगाएंगे और फिर वो दूसरा नाउन जो एक्चुअल में क्या है? नाउन इन अपोजिशन है। तो ये जो दूसरा वाला नाउन होता है इसे हम क्या कहते हैं? नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, एक और हो सकता है हमारा जिसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, अब वोकेटिव केस का मतलब क्या है? देखिए, वोकेटिव जो वर्ड आया ये आया है वोकल से। वोकल का मतलब ये है जहाँ से वोकल कॉर्ड्स, जहाँ से आपकी साउंड निकलती है, आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो अगर आप किसी को आवाज़ लगाने के लिए उसका नाम यूज़ करें, जैसे मैं कहता हूँ मोहन कम हियर, तो अब यहाँ पे ये मोहन का काम सिर्फ इतना है कि आवाज़ लगाने के लिए यूज़ हुआ। हम किसी को आवाज़ लगाते हैं तो उसका नाम लेके आवाज़ लगाएंगे। कई बार हम अलग अलग तरह से आवाज़ लगा सकते हैं, लेकिन हम नाम लेकर भी किसी को पुकारते हैं। तो अगर किसी का नाम उसे पुकारने के लिए यूज़ किया गया है, आवाज़ लगाने के लिए यूज़ किया गया है, तो फिर हम क्या कहेंगे? हम उस नाउन को कहेंगे वोकेटिव केस में, क्योंकि ये सबसे पहले आया है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मोहन आ नहीं रहा है, मोहन को आने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये हुए हमारे 3 केस। इसके बाद जो लास्ट बात रह जाती है वो रह जाती है हमारा फंक्शन ऑफ नाउन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ नाउन। अब देखिए, हमने सिर्फ अब तक जो जाना है वो यही जाना है कि नाउन होता क्या है। नाउन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने ये जाना कि उसके काइंड्स क्या होते हैं, फिर हमने ये भी जाना कि उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब नाउन किन किन चीज़ों से बना होता है या एक नाउन में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन फंक्शन का मतलब ये है कि नाउन काम क्या करता है। तो देखिए, नाउन के जो काम होंगे, जैसे कि हम देख चुके कि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। जब वो सब्जेक्ट का काम करता है तब कौन से केस में होता है? सब्जेक्टिव केस में। नाउन जो है ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। ठीक है, नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। अब ऑब्जेक्ट भी ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो 2 तरह से करेगा। ऑब्जेक्टिव वर्ब का हो सकता है और ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन का भी हो सकता है। मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं कहता हूँ ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, वह एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पे जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है लेटर, ये वर्ब के बाद आया है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट टू वर्ब। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही comes from his school, तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट आया वो किसके बाद आया? प्रेपोजिशन के बाद आया है। तो अगर ये प्रेपोजिशन के बाद आएगा तो हम क्या कहेंगे इसे? ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन। ठीक है, तो अगर वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट टू वर्ब, और अगर प्रेपोजिशन के बाद आएगा
तो ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन कहला जाएगा। ठीक है। तीसरा काम होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है? कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है समथिंग दैट कंप्लीट्स। तो जो कंप्लीट करेगा उसे क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि दो लोग बातचीत कर रहे हैं, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा कि भाई तुम्हारा भाई क्या है? क्या है का मतलब वो क्या काम करता है। उसने पूछा, पहले तो ये पूछा कि भाई तुम्हारा भाई क्या काम करता है, फिर उसने एक गैस लगाया। उसने पूछा इज़ योर ब्रदर अ टीचर? क्या तुम्हारा भाई एक टीचर है? अब जो दूसरा, जिसके भाई के बारे में बातचीत की जा रही है, जो दूसरा पर्सन है, उसका भाई मान लेते हैं कि टीचर ही है, तो वो कहेगा कि यस ही इज़। ठीक है, यस ही इज़। अब हुआ क्या कि जब इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, तो जब ये सवाल पूछा गया है ना, जब ये क्वेश्चन पूछा गया, तब तो ये दो ही लोग थे, लेकिन जब ये आंसर आया तब उनका एक तीसरा दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उसने सिर्फ इतना सुना यस ही इज़, कि हाँ वो है। तो अब आप सोचो कि क्या उस तीसरे फ्रेंड को ये पता चलेगा कि क्या बात की जा रही है, मतलब वो क्या है ये तो उसे पता चलेगा ही नहीं। तो भले ही इन दोनों की बातचीत में ये सेंटेंस कैसा है? कंप्लीट है ना। पहले दोनों की बातचीत में सेंटेंस कैसा है? कंप्लीट है। लेकिन तीसरे वाले के लिए ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन मान लो जो आंसर दे रहा है, जिसके भाई के बारे में बातचीत की जा रही है, वो पर्सन अगर ये चाहता है कि जो मेरा तीसरा दोस्त आया है उसे भी मेरी बातचीत समझ में आ जाए, तो वो क्या कहेगा? तब वो आंसर कुछ इस तरह से देगा। तब वो कहेगा यस ही इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पे भले ही थर्ड पर्सन को ये नहीं पता चलेगा किसके बारे में बात की गई, लेकिन जिसके बारे में बात की गई है उसे इतना समझ में आ गया कि वो एक डॉक्टर है। तो ये जो बाद में हमने ऐड किया है, देखो ये सेंटेंस इतना था और जो मैंने बाद में अभी ऐड किया है यही क्या है? सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। ये सेंटेंस का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरह का हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस में ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट का है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे एक तो है ही और एक है डॉक्टर। अब आप बताओ, अगर मैं कहता हूँ ही इज़ इक्वल टू डॉक्टर, तो ये जो डॉक्टर है किसका मीनिंग कंप्लीट कर रहा है? सब्जेक्ट का ही तो कर रहा है। तो अगर ही इज़ इक्वल टू डॉक्टर कहूँगा तो मीनिंग सेम आ रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला है वो पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर मान लो कि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, तो कैसा होगा इसको समझ लेते। मान लीजिए एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। ठीक है, कोई लड़का है क्लास में जिसको टीचर ने क्या किया? मॉनिटर बना दिया। तो यहाँ पे जो अपॉइंट करने का काम किया है वो किसने किया है? टीचर ने। तो टीचर क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ, ऑब्वियस सी बात है ना। अपॉइंट करने का काम किया गया तो ये होगी वर्ब। ये जो हिम है ये कोई लड़का है, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। उसे बनाया क्या गया है? मॉनिटर। तो अब हमें ये लग रहा है कि जो मॉनिटर है ये भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो हिम है तो ये तो कोई ही है ना, या यूँ कह लो कि ये जो हिम है क्या यही मॉनिटर नहीं है? ये जो लड़का है यही मॉनिटर है और जो मॉनिटर है वो ये लड़का है। तो इसका मतलब ये जो दूसरा वर्ड आया है, दूसरा जो नाउन आया है मॉनिटर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि ये नाउन बाद में आया है ये इसके मीनिंग को और क्लियर कर रहा है। अगर मैं कह दूं कि द टीचर अपॉइंटेड हिम, कि टीचर ने उसे नियुक्त किया, तो ये पता नहीं चल रहा क्या नियुक्त किया।
और इस आंसर का पता अगर आप लगाना चाहते हैं या जिसने ये सेंटेंस बोला वो चाहता है कि सामने वाले को ये भी पता चले कि क्या नियुक्त किया गया है, तो उसको मॉनिटर बोलना पड़ेगा। और ये बात कहते ही इस सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब मॉनिटर ने क्या किया है, सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट किया है, मीनिंग को कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। और देखो ये किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, हिम के, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो फंक्शंस क्या हुए, सेंटेंस में अपने यूज़ के हिसाब से नाउन जो है किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं कि वो या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट पे वो वर्ब का भी हो सकता है और प्रेपोजिशन का भी हो सकता है। देखिए वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह का होता है, लेकिन इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना, आगे क्लासेस में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। आज मैं ये नहीं बता रहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो कोशिश करो नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसे रिवाइज़ कर लो, पढ़ लो या सीख लो। नेक्स्ट क्लास में वैसे भी हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन है दैट इज़ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट, कि कोई नाउन जो है सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से मैं क्विक सा रिवीजन करा देता हूँ। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है। फिर हमने देखा कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, तो 5 काइंड्स देखे हमने। एलिमेंट्स क्या होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं, नंबर, जेंडर और केस। नेक्स्ट क्लास में न केवल हम ऑब्जेक्ट्स को और सब्जेक्ट्स को ये देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बल्कि हम नाउन के नंबर से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको हम सबको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने ये भी देखा कि नंबर क्या है, कितने तरह के होते हैं, जेंडर क्या है, कितने तरह के होते हैं, और केस क्या होते हैं। लास्ट में हमने देखा कि फंक्शंस क्या हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा और आपको जो भी आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में भी आया होगा। मान लीजिए कि अगर इस क्लास के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स का भी मैं आंसर दूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोग जिन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब इस चैनल पर हम इंग्लिश का पूरा ये कोर्स लेकर के मैं आ रहा हूँ, जिसमें हम पूरी इंग्लिश को और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। और ये हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी थ्रू आउट दिस कोर्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।